डियर स्टूडेंट्स, केसीएम स्टडी पॉइंट पे आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं लेकर के आया हूँ बायोलॉजी की जीव जनन कैसे करते हैं 10th क्लास के लिए यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और देखिए इसमें आज हम देखेंगे द्विखंडन व बहुखंडन में अंतर क्या होता है, द्विखंडन किसे कहते हैं और बहुखंडन किसे कहते हैं। देखिए द्विखंडन जो होता है ये प्रक्रिया के नाम के अनुरूप कोशिका का केंद्रक विभाजित होकर दो संतति केंद्रक बनाता है, यानी दो के संतति केंद्रक बनाता है। इसके बाद जो बहुखंडन होता है कोशिका के केंद्रक के विभाजन से अनेक संतति केंद्रों का निर्माण होता है। कहने का मतलब है जो इसमें जो है कोशिका के केंद्रक से जो है मतलब दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है और इसलिए इसको बहुखंडन कहते हैं। और ये जो है प्रक्रिया के नाम का जो है कोशिका का केंद्रक विभाजित होकर दो संतति केंद्रक में, यानी दो संतति केंद्रक में बनाता है ये, और ये जो है अनेक संतति केंद्रों का निर्माण करता है। इसमें मुख्य अंतर यही है। इसके बाद में देखिए हम देखते हैं दूसरा पॉइंट हमारा केंद्र विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य भी खांच निर्माण द्वारा विभाजित हो जाता है। और बहुखंडन में प्रत्येक संतति केंद्रक के चारों ओर कुछ कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाता है जबकि कुछ कोशिका द्रव्य अप्रयुक्त रह जाता है। इसके बाद में हमारा तीसरा पॉइंट है अंत में दो संतति जीवों का निर्माण होता है। जो अंत में कितने दो संतति जीवों का निर्माण होता है और इसमें बहुखंडन में एक जीव से बड़ी संख्या में जीवों का निर्माण होता है। एक जीव से बड़ी संख्या में जीवों का निर्माण होता है और इसमें क्या होता है, इसमें केवल दो संतति जीवों का निर्माण होता है। अब देखिए चौथा पॉइंट हमारा प्रायः अनुकूलन परिस्थितियों में संपन्न होता है, जैसे कि अमीबा है और पैरामीशियम है। इसके द्विखंडन के एग्जाम्पल जो हमारे कौन कौन से हैं, अमीबा और पैरामीशियम। और बहुखंडन में देखिए प्रायः प्रतिकूल परिस्थितियों में संपन्न होता है, यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में वो होता है अनुकूल परिस्थितियों में और ये होता है हमारा प्रतिकूल परिस्थितियों में। देखिए इसमें जो होता है जो बहुखंडन है ये मलेरिया जो परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम जो है ये बहुखंडन में होता है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखिए। ये 2024 में भी क्वेश्चन आया था और देखिए आगे आने की भी इसकी संभावना है। तो देखिए स्वपरागण क्या होता है। स्वपरागण जो होता है इसमें नर व मादा जनन अंग एक समय पर ही परिपक्व होते हैं। ये स्वपरागण जो होता है इसमें क्या होता है, नर व मादा जनन जो अंग होते हैं वो एक समय पर ही परिपक्व होते हैं। और परपरागण में क्या होता है, नर व मादा जनन अंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। इसके बाद में दूसरा पॉइंट हमारा नर व मादा जनन अंग बिल्कुल समीप स्थित होते हैं और परपरागण में क्या होता है, ये दोनों जनन अंग हैं कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। इसके बाद जो तीसरा हमारा स्वपरागण का पॉइंट, इनके पुष्प सामान्यतः सरल व गंध रहित होते हैं। जो यानी कि स्वपरागण के अंतर्गत इनके पुष्प जो है सामान्यतः सरल व गंध रहित होते हैं और परपरागण में इनके पुष्प आकर्षण तथा विशेष गंध युक्त होते हैं और जिससे कीट इनकी ओर आकर्षित होते हैं। ये था हमारा स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। अब अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व स्वास्थ्य, देखिए जनन स्वास्थ्य पर एक टिप्पणी लिखिए। ये 2022 में आया था ये क्वेश्चन जो है जनन स्वास्थ्य पर एक टिप्पणी। तो देखिए इसमें क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, W की फॉर्म होती है हमारी वर्ल्ड और ऐसे हेल्थ और उसे हो गया ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या हो गया, विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जनन से जुड़े भौतिक, मानसिक, व्यवहारगत एवं सामाजिक जैसे सभी पहलुओं की कुशलता की स्थिति ही जनन स्वास्थ्य है। ठीक, सभी को यह जानना आवश्यक है कि शरीर में वृद्धि व विकास लैंगिक परिपक्वता व किशोरावस्था के पश्चात भी जारी रहता है। अतः मात्र लैंगिक परिपक्वता का प्राप्त हो जाना इस बात का प्रमाण नहीं कि शरीर जनन प्रक्रिया व गर्भधारण हेतु तैयार है। देखिए किशोरों सहित सभी व्यक्तियों को जनन, स्वास्थ्य, यौन संचारित रोग
स्टडी मासिक धर्म व इससे जुड़ी समस्याएं, स्तनपान, टीकाकरण, लिंग अनुपात, कन्या भ्रूण हत्या तथा जन्म नियंत्रण विधियों जैसे विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए। जनन स्वास्थ्य जनमानस में जनन से जुड़ी अनेकानेक भ्रांतियों, अज्ञान व अंधविश्वास को मिटाने का कारगर उपाय है। तो ये थे हमारे जनन स्वास्थ्य पर एक टिप्पणी थी, और ये जो है हमारी 1 या 2 नंबर में आती है, 2 नंबर में करीब कम से कम आएगी, और इसको जो है आप अच्छी तरीके से याद कर लें। देखिए एक अगला क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन नंबर यानी कि 17 यानी कि 17वां क्वेश्चन है, यानी कि पुनरुद्भवन व मुकुलन में अंतर। तो देखिए पुनरुद्भवन क्या होता है और मुकुलन क्या होता है, ये पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर देख लेते हैं इसे। पुनरुद्भवन का एग्जाम्पल मैंने जो छिपकली का एग्जाम्पल दिया था, देखिए वह सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए पुनरुद्भवन क्या होता है, अमीबा में पुनरुद्भवन की बहुत क्षमता होती है। जो अमीबा होता है उसमें पुनरुद्भवन की बहुत क्षमता होती है। यदि इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें तो सभी ऐसे टुकड़े जिनमें केंद्रक का अंश भी है वृद्धि करके पूर्ण अमीबा बन जाते हैं। वे टुकड़े जिनमें केंद्रक का अंश नहीं होता शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। यह क्षमता हाइड्रा तथा स्पंज में भी पाई जाती है। यही किस में पाई जाती है, हाइड्रा तथा स्पंज में भी पाई जाती है। जैसे ये पुनरुद्भवन वाली जो जैसे अमीबा में जो रुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, वैसे छिपकली में भी होती है कि छिपकली जो अपने शिकार को देख करके अपनी पूंछ को अलग कर देती है उस शिकार को गुमराह करने के लिए, लेकिन छिपकली की पूंछ जो है बाद में आ जाती है, वह भी क्या है, पुनरुद्भवन होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम मुकुलन। क्या देखते हैं, मुकुलन क्या होता है। देखिए मुकुलन क्या है, इस विधि में जीव शरीर पर एक अति वृद्धि आउटग्रोथ विकसित होती है जिसे मुकुल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बड यानी मुकुल कहते हैं। मुकुल लगातार वृद्धि करती रहती है तथा कुछ समय बाद पैतृक पौधे से अलग होकर नए पौधे को जन्म देती है। उदाहरण हाइड्रा या ईस्ट जो है, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये मुकुलन के एग्जाम्पल हैं। ठीक, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए प्रश्न नंबर 18 है, और ये भी जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो है इसमें देखिए पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, जो पुष्पी पौधे होते हैं, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किस अंगों द्वारा होता है, या एक लिंगी पुष्प क्या है। ये एक लिंगी पुष्प क्या है, ये तो बहुत ज़्यादा आता है, जिसमें पपीते का एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण सहित बताइए, या फिर अथवा एक लिंगी अथवा उभयलिंगी पुष्प में अंतर बताइए तथा दोनों का एक एक उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड की दृष्टि से, और इसको जो है अच्छे तरीके से आप याद कर लें। देखिए पुष्पी पौधों में नर जननांग पुंकेसर तथा मादा जननांग अंडज होते हैं। देखिए जो पुष्पी पौधे होते हैं उसमें नर जननांग क्या होते हैं, पुंकेसर, और मादा जननांग होते हैं अंडप होते हैं। एक लिंगी पुष्पों में केवल एक प्रकार के ही जननांग पाए जाते हैं। जो एक लिंगी जो पुष्प होते हैं उनमें केवल एक प्रकार के ही जननांग पाए जाते हैं, अर्थात नर पुष्प तथा मादा पुष्प पृथक पृथक होते हैं, जैसे लौकी, तोरई, पपीता आदि। नर व मादा पुष्प एक ही पौधे में स्थित हो सकते हैं, जैसे मक्का में अथवा अलग अलग पौधों पर हो सकते हैं, जैसे पपीता में। पपीता भी क्या होता है, एक लिंगी होता है। उभयलिंगी पुष्पों में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं। जो उभयलिंगी जो पुष्प होते हैं उनमें नर तथा मादा दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं, जैसे सरसों है, गुड़हल है, मटर है। ठीक है, ये जो दे रखे हैं ये उभयलिंगी के एग्जाम्पल हैं, सरसों, गुड़हल, मटर। और एक लिंगी के जो एग्जाम्पल हमारे क्या है, वो मक्का है और पपीता है। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, इनमें अलग अलग होते हैं, और जो है इनमें जो है उभयलिंगी होते हैं, सरसों, गुड़हल, मटर। ठीक है, ये हो गया हमारा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार या किस अंगों द्वारा होता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जो हमारा होगा, अगला क्वेश्चन जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, और इसको बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे हम, और ये क्वेश्चन जो है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है हमारा, और ये बोर्ड की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें पुरुष के जनन अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। जो पुरुष के जो जनन अंग होते हैं उनका सचित्र वर्णन
करना है, या मानव के नर प्रजनन तंत्र का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए ऊपर वाला जो है 2019 में आया था और ये क्वेश्चन हमारा 2023 में आया था। देखिए नर जनन तंत्र क्या होता है, देखिए यानी कि नर जनन तंत्र जो है पुरुषों में नर जनन तंत्र के रूप में निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं। सबसे पहला है वृषण। क्या है? वृषण, टेस्टिस बोलते हैं इसको। ये उदर गुहा के बाहर, जो उदर गुहा मतलब जो उदर गुहा के बाहर जो है शिशन के पास पाए जाते हैं। यह पुरुष में 2 और गुलाबी रंग के 5 सेंटीमीटर लंबे और 2.5 सेंटीमीटर मोटे और 3 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। प्रत्येक वृषण में महीन एवं अत्यधिक कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें शुक्रजन नलिकाएं कहते हैं। इनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इनमें क्या होता है? इनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यह है यानी पुरुष के जनन अंगों का सबसे पहला जो है वृषण। अब बात करते हैं हम, दूसरा है हमारा अधिवृषण या एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस देखिए प्रत्येक वृषण के पश्च तल पर एक कोमा के आकार की लगभग 4 से 6 सेंटीमीटर लंबी चपटी संरचना चिपकी रहती है, जिसे अधिवृषण कहते हैं। अधिवृषण में शुक्राणुओं का पूर्ण परिपक्वन होता है, यानी मैचुरेशन होता है। ये हुआ हमारा अधिग्रहण या एपिडिडाइमिस। उसके बाद में होता है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी क्या होता है? देखिए इनकी संख्या 2 होती है। जो शुक्रवाहिनी होती हैं इनकी संख्या 2 होती है। प्रत्येक वृषण के अधिग्रहण संरचना के निचले भाग से, जो अधिग्रहण संरचना के निचले भाग से एक लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी नली शुक्रवाहिनी निकलती है। यह ऊपर की ओर बढ़कर के वंक्षण नाल से होती हुई मूत्राशय के पश्च तल पर अपनी ओर की मूत्रवाहिनी के चारों ओर एक फंदा बनाती हुई नीचे की ओर मुड़कर शुक्राशय नामक ग्रंथि की छोटी सी नलिका से जुड़ जाती है। तो देखो ये बात हमारी समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं इसका, देखिए चित्र देख लेते हैं हम और चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए चित्र है इसमें, ये जो है ये आप जो देख रहे हैं ये जो नलिका है ये वाली ये है मूत्रवाहिनी। अपनी तरफ के वृक्ष से जो है ये मूत्रवाहिनी है। ये इसमें जो है मूत्राशय होता है, जिसमें जो मूत्र जो है यानी कि पेशाब जो है इसमें भरी रहती है, ये मूत्राशय होता है टोटल। और देखिए ये होता है हमारा शुक्राशय। ये क्या होता है? ये शुक्राशय, ये जो देख रहे हैं आप ये क्या है? शुक्राशय है। ये जो है ये क्या है? शुक्राशय है, ठीक है। और इसके पीछे यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि, जो ग्रंथि है इसको यहाँ से यहाँ तक की, और ये जो होती है हमारी ये क्या होती है? ये प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। उसके बाद में देखिए बल्बो यूरिथ्रिल या इसको बोलते हैं ये काउपर ग्रंथि। तो ये जो है ये यहाँ से जो आकार दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इसको बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रिल। इसके बाद में होती है देखिए शुक्रवाहिनी। अभी जो इसके बारे में हम बात कर रहे थे, देखिए शुक्रवाहिनी ये एक प्रकार की, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये जुड़ी होती है और ये यहाँ से इस तरीके से जुड़ी होती है। ये होते हैं मनुष्य में ये 2 प्रकार के क्या होते हैं? ये वृषण होते हैं, 2 होते हैं। जो देखिए शुक्रवाहिनी ये हो गई, ये अधिवृषण हो गया। जो इसके पीछे का जो हमारा जो वृषण होता है, यानी कि जो नर में जो वृषण होती है नर में, और नर के वृषण का जो पीछे का जो भाग होता है, ये पीछे का जो भाग होता है उसको बोलते हैं अधिवृषण। उसको क्या बोलते हैं? अधिवृषण बोलते हैं। और ये होते हैं नर में ये वृषण होते हैं। और ये जो बीच में है, जो होता है इसको बोलते हैं हमारा मूत्रमार्ग होता है। ये क्या होता है? मूत्रमार्ग होता है। अब देखिए नीचे क्या है? शिशन मुंड। यहाँ पर ये शिशन मुंड होता है। यहाँ से जो है पेशाब यानी मूत्रमार्ग होता है। यहाँ से जो है पेशाब जो मूत्र जो है यहाँ से पास होता है, और इसको यहाँ पर जो है शिशन मुंड बोलते हैं। ये हो गया हमारे मनुष्य के नर जनन अंग। अब देखिए हम चौथा पॉइंट यानी कि शुक्राशय। अब देखते हैं हम शुक्राशय जो है चौथा पॉइंट है हमारा, और इसके माध्यम से हम जानना चाहते हैं। देखिए जो शुक्राशय जो होता है वो जो है सेमिनल वेसिकल्स। प्रत्येक शुक्राशय लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी थैलीनुमा संरचना है। जो शुक्राशय जो है वो कैसी है? यानी कि
5 सेंटीमीटर लंबी थैलीनुमा संरचना है जो मूत्राशय के पीछे स्थित होती है। प्रत्येक शुक्राशय से एक छोटी सी वाहिका निकलती है। प्रत्येक शुक्राशय से क्या निकलती है? एक जो है छोटी सी वाहिका निकलती है जिसमें अपनी ओर के वृषण से निकली शुक्रवाहिनी आकर खुलती है। इस प्रकार दोनों नलिकाओं के मिलने से एक सहनली का निर्माण होता है जिसे स्खलन नलिका कहते हैं। ये मूत्र मार्ग में खुलती है। ये कहाँ खुलती है? मूत्र मार्ग में खुलती है। अब देखिए मूत्र मार्ग क्या होता है, इसको देखिए। यूरेथ्रा यह लगभग 20 सेंटीमीटर नली के रूप में होता है। जो मूत्र मार्ग होता है यह लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी नली के रूप में होता है जो मूत्राशय से आरंभ होकर पुरुष के शिश्न के शिखर पर, जो मनुष्य के जो क्या है आरंभ होकर पुरुष के शिश्न के शिखर पर मूत्रोजनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। ये हो गया हमारा मूत्र मार्ग यानी कि नर में। उसके बाद में देखिए शिश्न पेनिस, यह बेलनाकार मैथुनांग है। ठीक है, यह बेलनाकार मैथुनांग है जो उदर भाग में वृषण कोष के ऊपर बीच में स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य जनन क्रिया के समय शुक्राणुओं को पुरुष से स्त्री के शरीर में छोड़ना होता है। ये हो गया हमारा शिश्न। इसके बाद में देखिए इसकी सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं। इसकी सहायक ग्रंथियां और देख लेते हैं हम। देखिए इसकी सहायक ग्रंथियों की बात करें हम तो इसकी सहायक ग्रंथियों में सबसे पहले इसमें पुरुष में विभिन्न सहायक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं जो वीर्य निर्माण यानी कि स्पर्म, शुक्राणुओं को जीवित रखने, शुक्राणुओं के पोषण और बाह्य गमन आदि में सहायक होती हैं। पुरुष की प्रमुख सहायक ग्रंथियां निम्नलिखित होती हैं जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। सबसे पहले कौन सी होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि। और दूसरी होती है हमारे काउपर ग्रंथियां, यानी प्रोस्टेट ग्रंथि को बोलते हैं हम प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्रंथियां को बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड्स बोलते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। स्त्री के जनन अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन जो है 2022 में आया था। यहाँ पे मानव की मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो इसमें ये क्वेश्चन जो है 23 और 24 में भी लगातार आया था। मानव की मादा जनन और जो है पुरुष जनन, इनसे दोनों से नर जनन और मादा जनन में से एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा पेपर में, इसलिए इन क्वेश्चन को दोनों को जो है अच्छी तरीके से आप देख लें। देखिए मादा जनन में सबसे पहला जो जनन अंग होता है वो होता है हमारा अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। और इसको क्या बोलते हैं? ओवरी। इनकी संख्या 2 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ये उदर गुहा में वृक्कों के काफी नीचे श्रोणी भाग में पीछे की ओर गर्भाशय के इधर उधर स्थित रहते हैं। प्रत्येक अंडाशय चपटा लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 8 मिमी मोटा होता है। अंडाशय में मादा युग्मकों अर्थात अंडाणुओं का निर्माण होता है। साथ ही ये मादा हार्मोन्स का स्रावण भी करते हैं। अब उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है अंडवाहिनियाँ। क्या होती हैं? अंडवाहिनियाँ। तो देखो अंडवाहिनियाँ क्या होती हैं। अंडवाहिनियाँ जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर। अंडवाहिनियाँ जो प्रत्येक अंडाशय से लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। प्रत्येक अंडाशय से कितनी होती हैं? लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। कुंडलित नली निकलती है जिसे अंडवाहिनी कहती हैं। यह उदर गुहा में गर्भाशय में खुलती है। इसके अधिकांश भाग को गर्भाशय या फैलोपियन नली कहते हैं। अंडवाहिनी का मुख्य कार्य अंडाशय से अंडाणुओं को प्राप्त कर निषेचन होने तक उनका भरण पोषण करना होता है। ठीक, अब उसके बाद में देखते हैं हम, यानी अगला पॉइंट है हमारा गर्भाशय का। अब बात होती है हमारी गर्भाशय की, तीसरा पॉइंट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारा अंडाशय हुआ, दूसरा हमारा अंडवाहिनियाँ हुआ, अब तीसरा पॉइंट होता हमारा गर्भाशय जिसको यूटेरस बोलते हैं। गर्भाशय दोनों ओर की अंडवाहिनियाँ जुड़कर एक बड़ी कोष्ठ में खुलती हैं जो चित्र के माध्यम से अभी देखेंगे हम, और जिसे गर्भाशय कहते हैं। यह लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर मोटा तथा 5 सेंटीमीटर चौड़ा खोखला पेशी शंकुआकार अंग है। इसका चौड़ा सिरा ऊपर की ओर तथा संकरा सिरा जो कि ग्रीवा
जो कि ग्रेवा सर्विक्स कहलाता है, नीचे की ओर होता है और योनि में खुलता है। तो देखिए इसमें देख लेते हैं, ये चित्र के माध्यम से आप देखेंगे, सचित्र वर्णन किया गया है इसमें और इसके माध्यम से हम समझते हैं। देखिए ये है मनुष्य के मादा जनन अंग। जो मनुष्य के मादा, किसकी बात कर रहे हैं, पहले हमने नर की बात करी थी, अब जो बात कर रहे हैं हम मादा जनन अंग की बात कर रहे हैं। ये मादा जनन अंग है और देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये यहाँ पर जो होता है, देखिए ये यहाँ अंडाणु होते हैं, ये क्या होते हैं, अंडाणु। और यहाँ पर फैलोपियन नलिका होती है, इसको जो नलिका होती है इसको फैलोपियन नलिका बोलते हैं। और ये एम्पुला होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये एम्पुला होता है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर जो ये जो देख रहे हैं ये क्या होता है, ये अंडाशय होता है, ये क्या है, अंडाशय होता है। और ये झालरदार फनल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, झालरदार फनल बोलते हैं। और इधर जो है इसको बोलेंगे मायोमेट्रियम, इसको बोलते हैं जो परत होती है इसको मायोमेट्रियम बोलते हैं। और इसको एडोमेट्रियमस्तर कहते हैं, जो अंदर की जो साइड होती है। ये यहाँ पर जो है गर्भाशय होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये गर्भाशय होता है, ये अंडाशय होते हैं, ये छलरदार फनल होता है। और ये सबसे नीचे जो पार्ट होता है, ये सबसे नीचे इस पार्ट के लिए हम योनि यानी कि वेजाइना बोलते हैं। ये है हमारे मनुष्य के मादा जनन अंग का भाग। अब इसके बाद में हम बात करते हैं यानी कि योनि। सबसे नीचे जो भाग होता है वो योनि होता है और जिसको हम क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। अब इसके बारे में हम नीचे जो है अब इसके बारे में यानी कि वेजाइना के बारे में बात करेंगे। देखिए वेजाइना क्या है, ये लगभग 7.5 से 10 सेंटीमीटर लंबी थैली जैसी रचना है। यानी कि कितनी है, 7.5 से लेकर के 10 सेंटीमीटर तक की लंबी थैली जैसी रचना है, जो मूत्राशय तथा मलाशय के बीच ठीक मध्य में स्थित होती है। यह अत्यधिक फैलने एवं सिकुड़ने वाली नली होती है और मैथुन के समय पुरुष का लिंग इसमें प्रवेश करता है। यह प्रसव के समय शिशु के लिए मार्ग प्रदान करती है। जब प्रसव जो समय होता है तब शिशु के लिए यह मार्ग प्रदान करती है। साथ ही यह रजोधर्म स्राव के समय भी मार्ग प्रदान करती है। रजोधर्म मतलब जो मासिक धर्म होता है, इसमें जो है जिसको एमसी भी बोलते हैं, के समय भी मार्ग प्रदान करती है। योनि एक योनि छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। ठीक है, ये हो गया हमारे योनि के बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी जो सहायक ग्रंथियां हैं, इनकी सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। जैसे कि नर में सहायक ग्रंथियां होती हैं, उसी प्रकार जो है मादा में भी सहायक ग्रंथियां होती हैं। देखिए ये है सहायक ग्रंथियां। उपरोक्त मादा जनन अंगों के अतिरिक्त कुछ सहायक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, जिनसे निकला सुरात जनन क्रिया में सहायक होता है। योनि छिद्र के इधर उधर एक चौड़ा बर्थुल इनकी ग्रंथियां या प्रगाढ़ ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनमें निकला स्राव मैथुन के समय स्नेहक का कार्य करता है। वेस्टिब्यूल व मलाशय के बीच एक जोड़ा पेरिनियल ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसके स्राव में एक विशेष गंध आती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, स्त्री के जनन अंगों का सचित्र वर्णन या मानव के मादा जनन तंत्र का वर्णन। ये क्वेश्चन हो गया हमारा पूरा और आप इसमें नर का और मादा का दोनों क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। और इस क्वेश्चन को जो है एक बार और याद कर लें, जिससे कि जो आपका ये कंप्लीट हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और इस वीडियो को जो है अच्छे तरह से एक बार और देख लें, जिससे कि क्वेश्चन आपका गलत ना हो और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।